नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 4 बज चुके हैं और ये वक्त होता है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का, और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। बात ऐसी हो जो सीधे आप तक पहुंचे, मुद्दे ऐसे हो जो सीधे आपसे जुड़े हों। अक्सर खबरों के शोर में हमारे आपके काम की बातें पीछे छूट जाती हैं, कुछ बदलने की हमारी कोशिशें अधूरी रह जाती हैं। तो नए अंदाज में कुछ कहने, कुछ सुनने और बहुत कुछ समझने की करेंगे कोशिश। इस शो में बात ऐसी होगी कि आप भी कहेंगे ये हुई ना बात। तो कार्यक्रम में बात आज एक ऐसे मुद्दे की हो रही है जिसका सीधा सरोकार हर खासो आम से है, उनकी सेहत से है। दरअसल बीमारियों की लिस्ट जितनी लंबी होती जा रही है, दवाइयों की सूची भी उतनी ही बड़ी होती जा रही है। हर मर्ज की ना जाने कितनी दवाइयां हैं और एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल शगल बनता जा रहा है। चिंता तब और बढ़ जाती है जब लोग खुद से डॉक्टरी करने लगते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एंटीबायोटिक का बेजा इस्तेमाल हानिकारक हो सकता है? हर बीमारी के लिए एंटीबायोटिक्स लेना सेहत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है, आज चर्चा एंटीबायोटिक्स के इसी ओवरडोज की करेंगे और जानेंगे क्या हो एंटीबायोटिक दवाओं की सीमाएं। खास मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अप्रैल का पहला हफ्ता है और इस महीने भी बादलों का आना जाना लगा है। रातें ठंडी हैं और दिन में धूप और बादलों की आवाजाही है। मौसम के इस मिजाज ने फिलहाल लोगों की सेहत का मिजाज बिगाड़ रखा है। लोग धड़ल्ले से बीमार पड़ रहे हैं। घर घर सर्दी जुकाम और बुखार का तांडव है। ऐसे में कुछ तो डॉक्टर की शरण में है, लेकिन कुछ बिना डॉक्टरी सलाह से दवाइयां गटक रहे हैं। इन दवाइयों में बड़ी संख्या में एंटीबायोटिक भी शामिल है। अगर आप भी इस वक्त बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक खा रहे हैं और अपने जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं, तो मान के चलिए आप खुद को ऐसी बीमारी की तरफ धकेल रहे हैं जिसका कोई इलाज नहीं। तमाम रिसर्च में ये बात सामने आई है कि एंटीबायोटिक का ज्यादा इस्तेमाल इनके असर को खत्म कर रहा है। इसकी वजह वो बैक्टीरिया है जो एंटीबायोटिक दवाओं की खुराक से सुपरबग में बदल जाते हैं और उन पर कोई दवा काम नहीं करती। बहुत ज्यादा तादाद में एंटीबायोटिक शरीर में पहुंच जाता है या बहुत कम तादाद में पहुंच जाता है, तो सेल्फ मेडिकेशन इसका मेन कारण होता है और इससे सुपर बग जन्म लेते हैं। अब ये सुपर बग क्या है? आपको याद होगा पिछले दिनों हमने एनडीएम बग, न्यू डेडी मेडिकल बग की बात की थी। तो ये रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हो जाते हैं। और बैक्टीरिया कैसे रेजिस्टेंस हो जाते हैं, इसका मैं साधारण भाषा में आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ कि वो एक कवच पहन लेते हैं। वो कवच ऐसा पहन लेते हैं जैसे हम रेनकोट पहन लेते हैं बारिश में। एंटीबायोटिक दवाओं का ज्यादा सेवन भविष्य में कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इसे लेकर एक्सपर्ट भी टेंशन में है। हर साल लाखों लोग अपनी जान सुपरबग की वजह से गंवा रहे हैं। WHO से जुड़े एक्सपर्ट्स भी इस बात की आशंका जता रहे हैं कि अगर बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं रुका तो कुछ दशक में सभी दवाएं बेअसर हो जाएंगी और मामूली से मामूली बीमारी भी जानलेवा साबित होगी। बैक्टीरिया बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, तो वो कभी भी अपने दुश्मन को जब कम ताकतवर पाते हैं तो रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं। और ये बहुत बड़ा डेंजर है, ये डेंजर छोटा नहीं है। इसका कारण ये है कि जिस रफ्तार से हम एंटीबायोटिक दे देकर बैक्टीरिया को समझदार बना रहे हैं, रेजिस्टेंट बना रहे हैं, उस रफ्तार से एंटीबायोटिक की जो रिसर्च है वो आगे नहीं बढ़ रही है। तो इसलिए बहुत बड़ा एक नुकसान हो रहा है। आगे आने वाले दिनों में हमारे पास एग्जॉस्ट हो जाएंगी दवाएं और नए बैक्टीरिया सुपर बग जन्म ले लेंगे और ऐसे बैक्टीरिया सामने आ जाएंगे, ऐसे फंगस सामने आ जाएंगे जिसका हमारे पास तोड़ नहीं होगा। फिलहाल एंटीबायोटिक के बेजा इस्तेमाल से जुड़ी जो आशंकाएं हैं वो एक बड़े खतरे की ओर इशारा कर रही हैं। मसलन अगर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल धड़ल्ले से होता रहा तो 2050 तक 1 करोड़ लोगों की जान शरीर पर दवाओं के बेअसर होने से जाएगी। सुपरबग कैसे लगातार खतरा बन रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि अभी 2019 में 12 लाख से ज्यादा लोगों की जान सुपरबग ले चुका है। ऐसे में सवाल है क्या एंटीबायोटिक के इस्तेमाल को लेकर नियम बनाए जाने का वक्त आ गया है?
बहुत स्ट्रिक्ट लॉज की जरूरत है। लॉज इसलिए जरूरत है क्योंकि केमिस्ट की दुकान पे जाके आज हर आदमी एंटीबायोटिक टैबलेट, एंटीबायोटिक कैप्सूल खरीद सकता है और उस पर कोई रोक टोक नहीं है। ऐसे सख्त लॉज की जरूरत है। लॉज है भी तो उनका पालन नहीं हो रहा है, तो लॉज की जरूरत है ताकि प्रिस्क्रिप्शन के साथ ये शेड्यूल्ड ड्रग्स हैं, इनको डिस्पेंसिंग की इजाजत उन्हीं केमिस्ट को हो जो जिनके पास समझदार स्टाफ हो, जो इसकी अहमियत को समझे। खाली इस बात को जान लेना कि प्रिस्क्रिप्शन से दवाई दे देंगे या नहीं दे देंगे, ये लॉ के उसमें नहीं आता है। लॉ के उसमें आता है कि हमारे केमिस्ट भी जिम्मेदारी अपनी अदा करें। एंटीबायोटिक दवाओं की खपत हाल के सालों में बढ़ी है। साल 2000 में एंटीबायोटिक दवाओं की खपत जहां 3 अरब से कुछ ज्यादा थी, तो 2019 आते आते 500 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। इन दवाओं में ऐसे एंटीबायोटिक भी शामिल हैं जिन्हें मंजूरी तक नहीं मिली है। ऐसे में सवाल है क्या एंटीबायोटिक्स दवाओं के इस्तेमाल को लेकर सख्त नियमों की जरूरत है और लोगों को भी ये समझने की जरूरत है कि हर मर्ज का इलाज एंटीबायोटिक नहीं हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो एंटीबायोटिक की यात्रा शुरू हुई थी 1928 में। पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक सबसे पहले आया था और आज 100 से ज्यादा ये दवाएं हमारे साथ हैं। बीमारियों में इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस समय इनका इजाद किया गया था तो एक रामबाण के तौर पर इनको देखा गया और इलाज में एक बड़ा हथियार ये साबित हुए, खासकर बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के इलाज में। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा इनका इस्तेमाल इतना धड़ल्ले से होने लगा कि आज इनके बेअसर होने के खतरे पर बात होने लगी है। तमाम मेहमानों से और तमाम पहलुओं पर हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। तो शुरुआत हम करते हैं मेहमानों के इंट्रोडक्शन के साथ। हमारे साथ डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हैं, सीनियर फिजिशियन हैं, बहुत बहुत स्वागत है स्वाति जी आपका। इसके अलावा हमारे साथ गीतिका चोपड़ा जी रहेंगी, डाइटिशियन है, बहुत बहुत स्वागत है गीतिका जी आपका भी। और आचार्य प्रतिष्ठा भी हमारे साथ जुड़ी रहेंगी क्योंकि कहा जाता है कि योग भगाए रोग, तो योग के जरिए भी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। प्रतिष्ठा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगा डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी का। डॉक्टर स्वाति, एंटीबायोटिक को लेकर ये सवाल आज इसलिए क्योंकि सर्दी जुकाम का सीजन चल रहा है, घर घर में बुखार है, घर घर में लोग सर्दी जुकाम से पीड़ित हैं और एक टेंडेंसी हमने हिंदुस्तान में कॉमन देखी है क्योंकि यहां पर केमिस्ट की शॉप पर इजीली दवाएं अवेलेबल हो जाती हैं, लोगों को भी दवाएं याद रहती हैं, वो जाके सेल्फ मेडिकेशन करने लगते हैं और उनमें एंटीबायोटिक का इस्तेमाल है। ये कितना खतरनाक है? मैं देखिए आनंद जी ये बोलूंगी कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक प्रचलन है और न केवल भारत के लिए बल्कि विश्व के लिए ये एक बहुत बड़ी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। क्योंकि अगर हम एंटीबायोटिक्स की बात करें, देखिए हमारे शरीर के अंदर अच्छे बैक्टीरियाज भी होते हैं और बुरे बैक्टीरियाज भी होते हैं। कई बार जब ऐसे बैक्टीरियाज शरीर के अंदर जाते हैं जो कि बीमारी पैदा करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमें एंटीबायोटिक लेने की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब हम बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक का यूज करने लगते हैं या सही तरीके से उस एंटीबायोटिक को नहीं लेते या जब लेने की जरूरत है उसके बजाय भी अगर हम उसको लेने लगते हैं तो धीरे धीरे हमारे शरीर के न केवल अच्छे बैक्टीरिया मरते हैं बल्कि बुरे बैक्टीरिया भी साथ साथ जो है सब सारे मरने लगते हैं। और इसकी वजह से जो बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि धीरे धीरे एंटीबायोटिक से लड़ना सीख रहे हैं वो ज्यादा होने लगते हैं और धीरे धीरे उनकी तादाद इतनी हो जाती है कि वो फिर एंटीबायोटिक्स उन पर बेअसर हो जाती है। यानी कि हमें और स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक खाने की जरूरत होगी। देखिए जितनी भी चीजें जीवंत हैं इस विश्व में वो सभी का प्रयास ये रहता है कि हम और बेहतर तरीके से जी पाएं, हम पर जितने भी विषम परिस्थितियां आ रही है उससे हम बाहर निकल सकें। और यही प्रयास जो है सूक्ष्म प्राणी जो कि बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, इन सब का भी रहता है कि हम कैसे और बेटर सर्वाइव करें। और इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है एंटीबायोटिक, क्योंकि उससे इन्हें पार लेना है क्योंकि वही इनको मारती है। तो ये जो बैक्टीरियाज हैं ये धीरे धीरे अपने अंदर ऐसा तंत्र नया नया बनाते हैं जिससे कि ये एंटीबायोटिक से लड़ पाते हैं। अब एक जरूरी बात जो यहाँ ये ऐसा नहीं है कि एक ही बैक्टीरिया उससे लड़ पाएगा। बात यहाँ ये है कि जो जीन्स इस बैक्टीरिया के अंदर बनती हैं जिससे कि वो एंटीबायोटिक से बेहतर लड़ पाता है वो ये जीन्स दूसरे बैक्टीरिया को पास ऑन कर सकता है। यानी कि ये बहुत तेजी से मल्टीप्लाई हो सकते हैं, बहुत तेजी से फैल सकते हैं। इसलिए एक व्यक्ति अगर गलत एंटीबायोटिक ले रहा है या ज्यादा एंटीबायोटिक ले रहा है तो वो केवल खुद के लिए खतरा नहीं पैदा कर रहा है, वो पूरे समाज के लिए खतरा पैदा कर रहा है क्योंकि फिर वो बैक्टीरिया जो है धीरे धीरे फैलते हैं। अब भारत में एक बहुत बड़ी परिस्थिति
स्थिति ये भी है कि हम यहाँ पर जाकर कहीं से भी एंटीबायोटिक्स खरीद सकते हैं, जैसा कि आपने कहा प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, ओवर द काउंटर कोई भी जना जाकर के एंटीबायोटिक्स खरीद सकता है, अपने मन से ले सकता है, जो केमिस्ट है वो भी अपने मन से प्रिस्क्राइब कर सकता है। और ऐसी स्थिति में एक व्हाट्सएप के चलते हुए एक लोग जो एक दूसरे से अपने प्रिस्क्रिप्शन शेयर करते हैं, इस पे चलते हुए हमने देखा है कि लोग अपने आप ही दवाइयां खाना शुरू कर देते हैं। अगर एक व्यक्ति को बीमारी है या उसको सर्दी खांसी है तो वो अपना प्रिस्क्रिप्शन दूसरे को व्हाट्सएप पे ट्रांसफर कर देता है कि तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम भी ये शुरू कर दो। तो ये जो एक टेंडेंसी गलत है। स्वाति जी लौटते हैं आपके पास। इस बीच हमारे साथ डॉक्टर एम वली भी जुड़ गए हैं, सीनियर फिजिशियन है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स के बेजा इस्तेमाल पर और इससे क्या क्या खतरे हो सकते हैं। बात यहां पर बैक्टीरिया की हो रही थी कि ये दवाई एंटी बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल जो बीमारियां होती हैं उन पर इसका असर होता है। लेकिन एक टेंडेंसी ये भी देखी गई है कि हम बीमारी में फर्क ही नहीं कर पाते। हम बैक्टीरिया जनित बीमारी पर भी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम वायरस जनित बीमारियों पर भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस फर्क को जरा आज लोगों को समझाइए कि कहां पर इस्तेमाल करना है, कहां पर नहीं करना, और ये डिसाइड कैसे करना है। डिसाइड डॉक्टर करेंगे, आप घर बैठकर नहीं करेंगे। नहीं, हम लोग भी घर बैठकर कर सकते हैं, लेकिन सब्र तो हो। यहाँ जो जैसे स्वाति जी अभी बच्चा समझा रही थी, उसमें जो पहलू है वो अज्ञानता का नहीं है, वो जल्दी का है। कल ही ठीक होकर ऑफिस जाना है, जल्दी से केमिस्ट शॉप पे जाएं, एंटीबायोटिक ले लें, 7 दिन आराम नहीं करना है। वो जो मुहावरा होता था ना कि डॉक्टर को दिखाओ तो वायरल फीवर 1 हफ्ते में ठीक होता है और नहीं दिखाओ तो 7 दिन में ठीक होता है, उस पर अमल करना पड़ेगा। अभी जो केसेस आ रहे हैं हमारे पास, वो केसेस ज्यादातर ओमिक्रॉन के वेरिएंट के आ रहे हैं। तो ये नया वेरिएंट जो आया है उसके आ रहे हैं। तो ये इसमें 7 दिन तक बदन इतना टूट जाता है और इतना कमजोर हो जाता है व्यक्ति कि वो उठ के जा ही नहीं सकता दफ्तर। अब उसमें वो एंटीबायोटिक खाएगा तो और कमजोर हो जाएगा। आपका जो सवाल है उसका डायरेक्ट आंसर ये है कि हम ब्लड काउंट्स करा के देखते हैं। अगर ब्लड काउंट्स ज्यादा होती हैं तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है आमतौर पर, और ब्लड काउंट्स कम की तरफ अगर इशारा करती हैं तो वो इन्फेक्शन वायरल होते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि नॉर्मल होती है। हमको बहुत अगर बारीकी से हम देखेंगे तो वायरल ब्लड पिक्चर जो होती है उसमें एक तरह के सेल्स होते हैं, वो ज्यादा होते हैं, और टोटल काउंट्स बजाय बढ़ने के थोड़ा सा नॉर्मल से कम रहती हैं। और भी कुछ फाइंडिंग होती है ब्लड में। लेकिन इसमें जो ये एंटीबायोटिक का जो चैप्टर है हमारा, है खाली बैक्टीरिया और वायरस के बीच का नहीं है। फंगस भी आजकल रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं। और हमारे यहाँ ये जो डिस्कशन है ये इस बात के लिए जरूरी है कि एक तो फ्रीली अवेलेबल है एंटीबायोटिक, हर कोई यूज कर सकता है लाके व्हाट्सएप के जरिए। अभी डॉक्टर साहब ने बताया नया ट्रेंड शुरू हो गया कोविड के बाद। लेकिन इसमें जो दौड़ है मेडिकल रिसर्च की और स्मार्टनेस ऑफ द बैक्टीरिया की रेजिस्टेंस डेवलप करने में, उसमें हम पीछे रहते जा रहे हैं। क्योंकि जिस स्पीड से बैक्टीरिया स्मार्ट हो रहे हैं और रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं, हमारी लेबोरेटरीज में उस स्पीड से एंटीबायोटिक नहीं डेवलप हो रहे हैं। ये बात बहुत ही पते की है, इंपॉर्टेंस की है कि हमारे पास एग्जॉस्ट हो रहे हैं नई मॉडलिटीज ऑफ मॉडर्न एंटीबायोटिक, और वो बहुत महंगे हैं, वो बहुत टॉक्सिक हैं। हमको पुराना जमाना याद है जब सल्फाडाइजिन की गोली से बुखार ठीक हो जाता था और 4 आने की दवाई से बुखार उतर जाता था। उसके बाद क्लोरोमाइसिन आई, उसके बाद और सारे एंटीबायोटिक आए। अब तो शेर के नाम के एंटीबायोटिक आ गए, टाइगर साइक्लिन, और वो बहुत महंगे हैं, बहुत टॉक्सिक हैं। डॉक्टर स्वाति ने इस बात की तरफ भी इशारा किया है कि हमको इसका एक लॉ बनाना चाहिए, हमको इसका एक नियमन करना चाहिए, रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए। अब क्या है, लॉ तो है लेकिन लॉ का रेगुलेशन और पालन, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो। तो इसकी तरफ मेरा इशारा है। जी वली साहब, यहां पर आपने लॉ की बात की है, तो अब जो हमारे लॉ कैटेगराइज करते हैं एंटीबायोटिक्स को, इन दवाओं को, वो 2 श्रेणियों में करते हैं, जैसा कि आप जो बताते हैं लॉज हमारे। लेकिन मसला यहां पर लॉ से ज्यादा मॉनिटरिंग का नहीं लगता आपको कि ऐसा कोई मैकेनिज्म ही नहीं है कि जो ये मॉनिटर कर सके, जो ये तय कर सके कि ओवर द काउंटर क्या हो रहा है, दवाई दी जा रही है नहीं दी जा रही है? मैं आपको बहुत अच्छी मिसाल देके बता रहा हूं। आप अभी 10 लोगों को भेजिए स्टूडियो से और 10 लोगों को नींद की दवाई लिख के भेजिए। एटिवैन लिखिए या लार्पोज लिखिए या काम्पोज लिखिए, एल्प्रेक्स लिखिए, 10 के 10 खाली हाथ वापस आ जाएगी। क्योंकि केमिस्ट के दिमाग में डर है कि अगर ये दवाई किसी ने खा के सुसाइड कर ली या मैं पकड़ा गया तो मेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। एंटीबायोटिक के लिए ये डर नहीं है। मेरे सारे तमाम मरीज फोन करते हैं कि डॉक्टर साहब ये दवा नहीं मिल रही।
कभी कभी तो केमिस्ट बहुत ज्यादा स्मार्टली कहते थे ये दवा आ नहीं रही आजकल, या और पेशेंट को देखते हैं समझदार है तो कहते हैं ये दवाई मेरे पास खत्म हो गई है। तो ये जो वो अपनी रक्षा कर रहे हैं, सुरक्षा कवच एंटीबायोटिक का बैक्टीरिया को ना पहना के वो खुद पहन ले और पेशेंट से कह दें भैया डॉक्टर साहब से जितने दिन का तुम लिखवा के लाओगे हम उतने दिन का दे देंगे। वली साहब आपसे हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। तो वली साहब ने समझाया कि हर बुखार किसी एक निश्चित बीमारी का संकेत नहीं होता, इसमें भी डिफरेंशिएट करना जरूरी होता है, अंतर करना जरूरी होता है, और ये उचित चिकित्सीय जांच के बाद ही तय होता है कि बीमारी वायरस की है या बीमारी बैक्टीरिया की है, और ये तय करते हैं डॉक्टर। हम सीधे यहां पर रुक करना चाहेंगे डॉक्टर गीतिका क्या भाई, क्योंकि बीमारियों का सीधा संबंध हमारी इम्यूनिटी से होता है। बीमारियों के बारे में ये कहा जाता है कि प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, यानी कि अगर आप सावधानियां बरत रहे हैं अपनी सेहत को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर, तो शायद आपको दवाओं की जरूरत ही ना पड़े। और जिस मौसम में हम ये बात कर रहे हैं वो मौसम ट्रांजिशनल फेज का है, कभी बरसात है, कभी गर्मी है, कभी ठंडक एटमॉस्फेयर में है, और ये बीमारियों के लिए बहुत मुफीद होता है। ऐसे में हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, उससे जुड़ी सावधानियां बेहद जरूरी हो जाती हैं। और बात आती है ऐसे में इम्यूनिटी की। डॉक्टर गीतिका, हम यहां पर आपसे इम्यूनिटी से जुड़े पहलू पर बात करेंगे कि ये इम्यूनिटी अपने खान पान से हम कैसे बढ़ा सकते हैं, खासकर जब मौसम अनप्रिडिक्टेबल हो जाए। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हमेशा हमें दवाइयों की रोक करने की बजाय हमें फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स खाने चाहिए। हमें अपनी डाइट में हर रोज एवरीडे बेसिस पे स्प्राउट्स जरूर ऐड करना चाहिए, क्योंकि स्प्राउट से आपकी बॉडी में विटामिन B12 की जो कमी है वो पूरी होती है। जैसे कि दोनों डॉक्टर्स ने बहुत अच्छे से बताया कि एंटीबायोटिक्स लोग खा रहे हैं, पर एंटीबायोटिक जब वो खाते हैं तो वो लोग उसका ओवरडोज कर रहे हैं। तो हमें बेस्ट है कि हम उसको साथ साथ में फ्लश आउट कर दें। उस केस में अगर हम अपनी बॉडी में अल्कलाइन फूड्स डालते रहेंगे, जैसे हम पूरी अपनी दिनचर्या में नींबू पानी पिए, छाछ पिए, नारियल पानी पिए, इन सबको अगर हम ऐड करते रहते हैं, अगर हम स्मूदी पी लें, जैसे हम वेजिटेबल जूसेस के अंदर घिया, चुकंदर, गाजर, खीरा, ये जो हमारे रोज के फ्रिज में ये सामान पड़ा होता है, इसके अगर हम जूस पीते हैं तो ये भी बहुत बेनिफिशियल होते हैं। प्रोबायोटिक्स को ऐड करिए अपनी बॉडी में। उसके अंदर आप वो लीजिए, याकुल्ट बहुत बेनिफिशियल है, वो जरूर लेना चाहिए। और इस केस में कैफीन, जो कॉफी, अल्कोहल और कॉफी है, उसका सेवन कम से कम करना चाहिए, क्योंकि सबका आजकल सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। तो कॉफी का आप जितना सेवन कम करेंगे, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी उतनी ज्यादा बिल्डअप होती है। आपके पास लौटते हैं गीतिका जी, हम सीधे यहाँ पर रुक करना चाहेंगे आचार्य प्रतिष्ठा का। प्रतिष्ठा जी, योग के बारे में कहा जाता है कि योग भगाए रोग, रखे निरोग। तो जब बात इम्यूनिटी की आती है तो योग में ये कहा जाता है इसका भी समाधान है, इससे भी जुड़े आसन हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, हमारी जो आंतरिक जो हमारी क्षमताएं हैं उनको बढ़ाते हैं। तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी कि कैसे इस दिशा में लोग आगे बढ़ें, कैसे वो अपना ख्याल रख सकते हैं? देखिए, बहुत सुंदर। पहले तो आपको साधुवाद कि आपने एक ऐसे मुद्दे को उठाया। हम इस वक्त लगभग 60 देशों में कार्य कर रहे हैं। सो वी आर वर्किंग इन अराउंड 60 कंट्रीज। और एंटीबायोटिक्स की हालत ये है कि विदेशों में रहने वाले लोग, क्योंकि वहां बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक नहीं मिलती, वो इंडिया से एंटीबायोटिक्स पैक करा के ले जाते हैं कि हमको वहां जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, इसलिए यहाँ से ले जाओ, क्योंकि यहाँ कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस उतनी स्ट्रिक्ट नहीं है। देखिए, यहाँ हमें एक चीज समझनी होगी। दोनों डॉक्टर्स ने इतनी अच्छी तरह से इस चीज को समझाया। एक चीज आती है योग में कि देखा देखी साधे योग, छीजे काया बाढ़े रोग। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की। वी आर ट्राइंग टू फाइंड शॉर्टकट्स। यानी अगर आज मेरे पास कोई पेशेंट आता है, वो कह रहा है कि गुरुजी मुझे इतने समय से अस्थमा है, मेरी कमर में दर्द है, ये है वो है, और बस ऐसा कुछ बता दीजिए कि कल तक मैं ठीक हो जाऊं। पहले तो हमें अपने शरीर को, इस मन को, इस बॉडी को, इस लाइफ को वैल्यू करना ही नहीं आता। जो योग में सबसे पहली चीज हम सीखते हैं, दैट योर बॉडी इज अ प्रेशियस गिफ्ट, योर ब्रेथ इज अ प्रेशियस गिफ्ट। हम सांस ले रहे हैं पर हमें याद भी नहीं आता कि हम सांस ले रहे हैं। तो तब हम उन्हें यही कहते हैं कि एक रोग को आपने 50 सालों में बच्चे की तरह पाल पाल के बड़ा किया है। 50 साल नहीं, 50 महीने नहीं, 50 हफ्ते नहीं, 50 दिन तो दीजिए उसको हील करने के लिए। तो जल्दबाजी जो हमें है ना, ये सबसे बड़ा कारण है इस चीज का। दूसरी चीज, नियमित योगाभ्यास, लेकिन जैसे बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के दवाई नहीं लेनी, ऐसे बिना किसी ऑथराइज्ड योग गुरु के सीखे हमें देखा देखी योगाभ्यास नहीं करना है, क्योंकि वो भी आपको इक्वली नुकसान पहुंचा सकता है। छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस अगर हम अपने जीवन में ले आए। आज का मनुष्य हंसना भूल गया। हमारे दोनों डॉक्टर्स अग्री करेंगे, दिन में अगर आप 5 बार दिल खोल करके हंसे,
तो आप देखिए कि आपका फिजिकल मेंटल वेलबींग होगा, आपका रेस्पिरेशन बेटर होगा। अगर आप दिन में 20 मिनट सनलाइट में बैठे प्रकृति के सानिध्य में बिताएं, हम कहते हैं एसी ने हमारी ऐसी की तैसी कर दी, क्योंकि हम पर्यावरण, प्रकृति, इन कमरों से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, प्रकृति का आनंद नहीं ले रहे हैं। भरपूर मात्रा में पानी पीजिए। जब भोजन करें तो मन में ये विचार है, क्यों खाऊं, कब खाऊं, कैसे खाऊं, कितना खाऊं, इतना भी सोच लोगे। और प्राणायाम का नियमित अभ्यास कीजिए, शरीर को थोड़ा स्ट्रेच कीजिए, बेंड कीजिए। आपका शरीर एक पूरी की पूरी मशीन है और परमात्मा की ब्लेसिंग है, तो उसको विधिवत रूप से स्वस्थ रखने के लिए हमें नियमित योग साधना जरूर करनी चाहिए। और योग सिर्फ तन के रोग ही नहीं, जीवन के हर रोग को दूर करता है, शोक को दूर करता है, हमें आनंद की ओर अग्रसर करता है। तन को भी स्वस्थ रखता है और मन को भी स्वस्थ रखता है। चलिए प्रतिष्ठा जी, आपसे हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हम डॉक्टर स्वाति जी का यहां पर रुख करना चाहेंगे। स्वाति जी, अभी प्रोबायोटिक्स की बात यहां पर हो रही थी। गीतिका जी ने इसके बारे में कहा कि ये हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन क्या एंटीबायोटिक्स का ज्यादा इस्तेमाल इनको भी हार्म करता है, इनकी भी फायदों को कम कर देता है? देखिए, बिल्कुल प्रोबायोटिक्स का जो रोल है वो यही है कि जो हमारे शरीर के अच्छे बैक्टीरियाज हैं, जो कि हमारे शरीर के सारे काम सुचारू करने में मदद करते हैं, उनको और मदद करता है, उनको पनपने में मदद करता है, उनकी हेल्थ को बेहतर करता है। लेकिन अगर हम ऐसे एंटीबायोटिक्स का बार बार सेवन कर रहे हैं जो कि हमारे अच्छे बैक्टीरियाज को मार दे रहा है, उनको पनपने ही नहीं दे रहा है, तो ये प्रोबायोटिक्स अगर हम लेंगे भी तो उनका फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो एक्ट किस पर करेंगे। तो इसलिए हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि इन्फेक्शन वर्ड अगर हम सुन रहे हैं कि इन्फेक्शन है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस अब एंटीबायोटिक लेनी है। और ये संयम न केवल आम लोगों को रखना है, डॉक्टर्स को भी रखना है, क्योंकि हम जो प्रिस्क्रिप्शंस देखते हैं, देखिए भारत के ही आंकड़े को अगर हम देखें तो 1000 में से 400 प्रिस्क्रिप्शंस ऐसे होते हैं जिनमें एंटीबायोटिक्स लिखी गई होती हैं। यानी कि एंटीबायोटिक्स का जो इस्तेमाल है वो इतना अंधाधुंध हो रहा है, इतना ज्यादा हो रहा है। और जैसे कि आपने अभी कहा भी कि बहुत सारे इन्फेक्शंस ऐसे हैं जिनमें हमें एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ज्यादातर क्या होता है, एक छींक आई, एक खांसी आई, एक डायरिया हुआ, कहीं जरा सा दर्द हो रहा है, कुछ जरा सी बात हुई कि तुरंत एंटीबायोटिक सबसे पहले लोग लेना शुरू कर देते हैं। सबको लगता है कि यही रामबाण है और इसी से तुरंत ठीक हो जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे जब हम ये एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो हम अपने लिए ही एक बहुत बड़ा शिकंजा, एक जाल बुन रहे हैं जो हम नहीं देख पा रहे हैं। और यही हमें समझना बहुत जरूरी है कि जिस तरह से दूसरी कंट्रीज में एंटीबायोटिक्स का उपलब्धि बहुत ही मुश्किल चीज है, आपको डॉक्टर के पास जाना होगा, वो भी 10 कारण लिखेगा कि क्यों हम एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, और तब उस व्यक्ति को जो है केमिस्ट से वो एंटीबायोटिक मिल पाती है। ये चीज हमें भारत में लानी बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी हर कोई भी एंटीबायोटिक खरीद रहा है, और देखिए बच्चों की ग्रोथ जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से रुक जाती है। खासतौर से ऐसे लोग जो कि डायबिटिक हैं, अस्थमा की परेशानी है, या पहले से और बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनके लिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है एक जानलेवा चीज है। मैं स्वाति जी आपके पास लौटता हूं। मैं एक बार यहां पर रुख करना चाहूंगा डॉक्टर एम वलीकार। डॉक्टर साहब, जब एंटीबायोटिक्स का जिक्र आता है तो सुपर बग्स का भी जिक्र आजकल खूब हो रहा है, और कहा जा रहा है कि ये सुपर बग्स आने वाले समय में, आने वाले कुछ सालों में ही दुनिया के लिए बड़ी चुनौती हेल्थ सेक्टर में बनने वाले, लोगों की हेल्थ के लिए बनने वाले। अभी इन सुपर बग्स के बारे में आपसे जानना चाहते हैं कि इनका निर्माण कैसे होता है, और क्या ये सुपर बग्स मानवीय शरीर में ही पाए जाते हैं या फिर ये बाहर भी डेवलप हो रहे हैं? नहीं, सुपर बग कहीं भी डेवलप हो सकता है। सुपर बग में ऐसा कुछ नहीं है कि वो थोड़ा उसका मसल्स हष्ट पुष्ट हो ज्यादा या उसका साइज बड़ा हो। एक्चुअली बैक्टीरिया के अंदर जो हमने अभी तक रिसर्च की है, हम उसकी जो मारने की जो हमारे पास शक्तियां हैं जी, उसको हम कई तरह से मारते हैं। उसके अंदर या तो एक टारगेट बना के मारते हैं कि वहां पे हम उसको टारगेट करते हैं, जो में उसकी डेफिनेट टर्म्स होती हैं, और उसको जो सेल वॉल होती है उसके थ्रू उसकी खुराक काट देते हैं, ठीक है, और इनएक्टिवेट कर सकता है वो बैक्टीरिया इसको, इस मैकेनिज्म को जी। और इसी तरह से ड्रग टारगेट को वो कंफ्यूज कर सकता है एंटीबायोटिक के, जहां उसको निशाना लगाना है वो कंफ्यूज कर देगा, उसको अंदर अपने कवच पहन लेगा। जो मैंने अभी बोला, एक्चुअल में बैक्टीरिया ऐसा काम करते हैं कि अपने चारों तरफ एक कवच बना लेते हैं जिससे एंटीबायोटिक उसके अंदर घुसता नहीं है जी। और ड्रग को अपने अंदर आने के बाद भी वो इनएक्टिवेट कर सकते हैं। ये भी एक मैकेनिज्म है डेफिनेट। ये चौथा मैकेनिज्म है इसका कि ड्रग को निकाल देते हैं घर से बाहर, मतलब आउट, ड्रग इज आउट
and bacteria is living happily. मैं सीधे यहाँ पर आचार्य प्रतिष्ठा जी का रुख करना चाहूंगा। प्रतिष्ठा जी, जी। कहा यह जाता है कि हमारा शरीर इस दुनिया में हमारा सबसे बड़ा साधन है, इसके जरिए ही हम हर किस्म के सुख का भोग कर सकते हैं और दुख का सामना, कष्ट का सामना कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शरीर का सम्मान हम नहीं कर पाते, ये शायद सबसे लास्ट थॉट हमारे दिमाग में होता है। अब सवाल ये आता है, आपने कहा कि योग को भी अगर करना है तो बिना प्रशिक्षित योग गुरु के आप योग को नहीं करें, लेकिन कुछ क्रियाएं तो ऐसी होती होंगी जो सामान्य क्रियाएं हैं, जो इंसान को आम अपने जीवन में फायदा पहुंचा सकती हैं। उन क्रियाओं के बारे में आपसे जानना चाहते हैं कि अगर उनको वो अपनाएं तो वो अपने शरीर का सम्मान भी कर पाएंगे और स्वस्थ भी रख पाएंगे। जी, ये जो आपने बड़ी प्यारी बात कही, इसको संस्कृत में कहा जाता है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर ही वो माध्यम है जिससे भोग भी सकते हो, योग भी सकते हो और मुक्त भी हो सकते हो। तीनों चीजें शरीर से ही मिलेंगी, इसलिए शरीर को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल, जैसे कुछ मेडिसिन ओवर द काउंटर होती हैं, ऐसे ही कुछ अभ्यास भी ऐसे हैं जो हम सदैव कर सकते हैं, जो नो साइड इफेक्ट प्रैक्टिसेस यानी निरापद क्रियाएं हैं, जिसमें विशेष रूप से पवन मुक्त क्रियाएं। जब आप बैठे हैं, थोड़ी गर्दन को पीछे की ओर झुका लिया, आगे की ओर झुका लिया 10 बार, साइड की तरफ बेंड कर दिया। पूरा दिन जो मोबाइल डिवाइस लेकर के हम आजकल बैठे रहते हैं, अपने हाथों में पूरा दिन एक गैजेट को लेकर के रखते हैं, वहीं पे गर्दन को चक्राकार घुमा लिया। ये ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो हर व्यक्ति कर सकता है। फिर एक अभ्यास प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन करना चाहिए। बहुत छोटा सा अभ्यास है, आपके चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं, और आप तो गुडनेस फैलाते हैं ना, तो इससे ज्यादा गुड कुछ नहीं हो सकता कि आप अपने दिन का शुरुआत सिर्फ 1-2 मिनट के मेडिटेशन से करें। आप चाहें तो हमारे साथ कर सकते हैं। बस बैठे, लंबा गहरा सांस लिया, सांस छोड़ दिया, ऐसा 3 बार करें। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट और मन में धन्यवाद का भाव। प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद इस सांस के लिए। फिर अपने हृदय की धड़कन को महसूस करें। आपका कोटि कोटि धन्यवाद इस हृदय की धड़कन के लिए। आपका कोटि कोटि धन्यवाद इस शरीर के लिए। बस इतना कीजिए, आंख खोलिए। आप देखिए, हम जो शिकायतों के साथ, कंप्लेनिंग मोड के साथ जीते और मजे, इसमें आनंद अनुभव करते कि मेरे को सर में दर्द है, मेरे को कमर में बहुत दर्द है, आज तो मैं बहुत दुखी हूँ। वहीं जब हम ग्रेटफुलनेस के साथ अपने दिन का शुरुआत करते हैं तो वो पॉजिटिविटी, कहा गया ना कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन पे काम करेंगे तो तन भी स्वस्थ होगा, एंड वाइस वर्सा ऑल्सो। जब तन पे काम करेंगे तो मन भी स्वस्थ होगा। ये निरापद क्रियाएं हमें प्रतिदिन करनी चाहिए, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये हमें स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। चलिए, मैं गीतिका जी का यहाँ पर रुक करना चाहूंगा। गीतिका जी, मौसम ऐसा चल रहा है कि सर्दी जुकाम सबको ही हो रहा है, घर घर में आजकल ये बीमारी है, और लेकिन कहा यह जाता है, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जरूरी नहीं है इससे घबराएं आप। हालांकि समय ऐसा है कि टेस्ट जरूरी हो जाते हैं, लेकिन जो मामूली सर्दी जुकाम है जिसके लिए हम केमिस्ट के पास भाग जाते हैं, हम दवाओं का रुख करते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं हमारी रसोई के अंदर जो हमें इनसे छुटकारा दिला सकती हैं, हमें इनके लिए तैयार कर सकती हैं, इनसे हमें बचा सकती हैं। जरा उनके बारे में थोड़ा सा बता दें कि वो कौन कौन से उपाय हो सकते हैं घर में रहते हुए। हमें अपनी डाइट में विटामिन सी को ऐड करना चाहिए। जैसे ऑरेंजेस और सिट्रस फ्रूट्स हैं, उनका आप सेवन ज्यादा करिए। आपको स्टीम जरूर ले सकते हैं। स्टीम के अंदर यूकेलिप्टस ऑयल डाल सकते हैं, कभी आप स्टीम के अंदर अदरक डाल सकते हैं। तो व्हेन यू टेक स्टीम, जब आप लेते हैं यूकेलिप्टस ऑयल से, तो ये काफी हेल्प करता है आपके जो म्यूकस होता है उसको थ्रो करने में। आप अपनी डाइट के अंदर वेजिटेबल स्मूदीज बना सकते हैं। स्मूदीज के अंदर जैसे हमने जिंजर की बात करी, सिट्रस फ्रूट्स की बात करी, बेरीज ऐड कर दीजिए, पालक ऐड कर दीजिए। आपके घर में जो भी फल और सब्जी पड़ा है, क्योंकि कितनी बार हम अपने लिए आलस कर जाते हैं, तो अगर आप उनके अंदर फ्रूट, नारियल पानी के अंदर आप फल और सब्जी ऐड करके डिफरेंट काइंड ऑफ स्मूदीज बना देंगे, ये आपकी बॉडी में कभी डेफिशिएंसी नहीं आएगी। आपकी बॉडी में भरपूर विटामिन और मिनरल्स मिलेंगे और आपकी इम्यूनिटी भी बूस्टअप रहेगी। और दूसरी बात ये है कि आपका जो गट है, आपका जो कोलन है, जो सबसे बड़ा रीजन है आपको शुगर होने का, जब आपको डायबिटीज होती है या कोई मेडिकल प्रॉब्लम होता है, तो सबसे पहले ये दिस इज रिलेटेड टू योर इम्यूनिटी। तो लोग एक चीज की बहुत बड़ी गलती करते हैं, लोग कहते हैं कि मैगी खराब है, तो मैगी वालों ने क्या किया, उसको हेल्दी ऑप्शन देने के लिए आटा मैगी कर दिया, क्योंकि 2 पैकेट मैगी खाकर उनको लूज मोशन हो गए। तो आप इस बात को समझिए कि आपको मैगी कितनी खानी है। लोग कहते हैं कि एप्पल अच्छे हैं, हम एप्पल को अच्छा कहते हैं, पर कितने एप्पल खाने हैं, हमने दिन का 1 एप्पल खाने हैं कि 10 एप्पल खाने हैं। तो हमेशा आप कुछ भी खाइए,
आप उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी का कितना पोर्शन कंट्रोल करना है उसका जरूर ध्यान रखना चाहिए। चलिए, एक खान पान और हाइजीन दोनों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो शायद आपको डॉक्टर की जरूरत ही ना पड़े, शायद आपको दवाओं की जरूरत ना पड़े, शायद आपको एंटीबायोटिक्स की जरूरत ना पड़े। तो अपना ख्याल खुद आप रख सकते हैं बिना किसी डॉक्टर के सहारे। तो ये तो डॉक्टर्स भी खुद कहते हैं कि अपने शरीर का ध्यान रखिए, स्वच्छता का ध्यान रखिए, सफाई का ध्यान रखिए, खान पान का ध्यान रखिए। मैं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी का यहां पर रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, हम ब्रेक पे जब गए थे तो हमने कहा था कि एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, ये किस रूप में कैसे हमारे शरीर के अलग अलग अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है, हमारी आर्टरीज को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है, हमारे ब्लड वेसल्स को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है, दिल पे क्या असर डाल सकता है, किडनी पर क्या असर हो सकता है, लिवर पर क्या असर हो सकता है, इसके बारे में जरा बताएं ताकि लोगों को समझ में आए कि अंधाधुंध एंटीबायोटिक नहीं खाना है। बिल्कुल, देखिए कुछ तो रिएक्शंस ऐसे होते हैं जब आपको एंटीबायोटिक सूट नहीं करती है या जब आप शुरू में लेते हैं तो इमीडिएट रिएक्शंस होते हैं। जैसे कुछ लोगों को एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, त्वचा पे चकत्ते आ जाना, सांस लेने में दिक्कत होना या बहुत ज्यादा उल्टी या डायरिया जैसा महसूस होना। तो ये कुछ शुरुआती लक्षण भी हो सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे क्योंकि हम लंबे समय तक एंटीबायोटिक्स को लेते रहते हैं तो कुछ एंटीबायोटिक्स हमारे लिवर के द्वारा एक्सक्रीट होती हैं, कुछ हमारे किडनी के द्वारा एक्सक्रीट होती हैं। तो अगर हम ज्यादा मात्रा में इनको लेंगे तो धीरे धीरे जो ये हमारे ऑर्गन्स हैं इनके ऊपर बुरा असर पड़ने लगता है। वहीं साथ में एंटीबायोटिक्स जो है हमारे मांसपेशियों पे, हमारे जोड़ों पर और यहाँ तक कि हमारे मस्तिष्क पर भी बुरा असर डाल सकती है। अब क्योंकि इतनी तरह तरह की एंटीबायोटिक्स हैं तो सबके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो ज्यादातर अलग अलग रहते हैं। लेकिन हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो है हमारे जो पूरा गट लाइनिंग है यानी कि जो हमारी आंतें हैं उनकी जो लाइनिंग्स होती है उनमें उत्तेजना पैदा करती है और यहाँ से जो है धीरे धीरे कई बीमारियां पनपती हैं। खासतौर से हमारे हृदय से जुड़ी जो परेशानियां हैं वो हो सकती है। और ये भी देखा गया है कि कुछ लोगों में जल्दी मृत्यु होने का कारण भी ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो धीरे धीरे डेवलप होता है या जो हम शरीर के अंदर इतना ज्यादा एंटीबायोटिक का सेवन कर रहे हैं इसकी वजह से दुष्प्रभाव पड़ता है। तो हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि हम जो एंटीबायोटिक किसी एक व्यक्ति को लिखी गई है वो दूसरे को नहीं लेनी है। वो डोज भी हर व्यक्ति के लिए फर्क हो सकती है और खासतौर से बच्चों में भी जो है वो बॉडी के वेट के हिसाब से डोज होती है। लेकिन क्या होता है कि 2-3 भाई बहन हैं या घर में बच्चे हैं तो एक की डोज दूसरे बच्चे को दे दी जाती है जो कि एक बहुत गलत प्रचलन है। तीसरी चीज ये भी है कि हमें जिस ड्यूरेशन के लिए एंटीबायोटिक बताई गई, अगर डॉक्टर ने बोला है 5 दिन लेनी है, 7 दिन लेनी है तो उतने दिन जरूर लेनी चाहिए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं 2 दिन में आराम आने लगता है और फिर उस एंटीबायोटिक को लेते नहीं आगे। ये भी गलत प्रचलन है क्योंकि इससे भी आप जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है जिनकी सुपर बग्स जिनकी हम बात कर रहे थे उनको पनपने में मदद करते हैं। तो हमें एंटीबायोटिक्स को बिल्कुल डॉक्टर की निगरानी में लेना है। जितने समय के लिए कहा गया है, जिस डोज के लिए कहा गया है उतने समय के लिए ही लेना है और हमें डॉक्टर को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि पेशेंट्स बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आज ऐसा हो गया है लेकिन कल तो हमें ऑफिस जाना है या कल हमें ये फंक्शन अटेंड करना है या कल हमारे लिए ठीक होना बहुत जरूरी है तो आप हमें एंटीबायोटिक लिख ही दीजिए। तो ये जो एक टेंडेंसी है जिसका डॉक्टर वली सर भी अभी बोल रहे थे कि हम बहुत जल्दबाजी में हैं और हम बहुत जल्दी ठीक होना चाहते हैं, ये एक टेंडेंसी बहुत गलत टेंडेंसी है। हमें ये सोचना है कि हमारे शरीर के लिए क्या बेहतर है और आगे चल के हम कितनी और परेशानियों से बच सकते हैं। क्योंकि ये जो रेजिस्टेंट सुपर बग्स हैं ये हमारे मल के द्वारा, खांसने छींकने के द्वारा धीरे धीरे सिस्टम में आते हैं और जब पानी प्रदूषित होता है या खाने की चीजें इस चीज से प्रदूषित होती हैं तो ये सुपर बग्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चले जाते हैं। इसलिए ये ट्रांसमिशन एक चेन है। अगर एक व्यक्ति सुपर बग्स डेवलप कर रहा है तो वो केवल उसके शरीर के लिए नहीं है, ये पूरे जो है आसपास के जितने लोग हैं सब में ट्रैवल कर सकता है। ये हमें समझना है। डॉक्टर वली, जिस डैमेज की बात हम कर रहे हैं एंटीबायोटिक से, अगर मान लीजिए शरीर में कोई साइड इफेक्ट इसका उत्पन्न हुआ है, चाहे वो हमारी मांसपेशियों में हुआ हो, जोड़ों में हुआ है, शरीर के किसी और अंग में हुआ हो, तो क्या ये इसकी हीलिंग हो जाती है या ये इरिपेरेबल होता है? और अगर हीलिंग होती है तो कितना समय इसमें लग जाता है? नहीं, देखिए एंटीबायोटिक्स की जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उसकी तादाद पे, ड्यूरेशन पे कितनी दी गई है, शरीर में कितना उसको प्रवेश हुआ है, कितनी मात्रा में गया, उस पर डिपेंड करता है। कुछ आजकल हम एक नई चीज ये भी देख रहे हैं कि एंटीबायोटिक्स जब दिए जाते हैं तो लोगों को एक नई तरह की रिएक्शंस हो रही हैं जो कि पहले मेंशन नहीं थी। वो जैसे कि स्वाति जी ने बताया कि वो भी एक एलर्जिक रिएक्शन ही है और वो ज्यादातर ये रिएक्शंस फैटल नहीं होती जी, उसमें डेथ्स नहीं होती। और आपका ध्यान बार बार जा रहा है लीवर की तरफ और किडनी की तरफ, तो बहुत से एंटीबायोटिक्स हैं जो हम लीवर और किडनी की बीमारियों में नहीं दे सकते हैं, उनकी पूरी हमारे पास जानकारी होती है। इसके अलावा एंटी फंगल्स की भी हमको यहाँ बात करनी चाहिए। तो टॉक्सिसिटी जो है एंटी फंगल दवाओं की भी जो आजकल बहुत प्रचलित हैं, यूज कर रहे हैं हम, बहुत सी बीमारियां हो रही, नई नई एलर्जी लंग में हो रही हैं,
जो पिजन की ड्रॉपिंग्स हैं उससे हो रही हैं, तो वो सब अभी यूज में आ रही हैं। तो हमें बहुत सावधानी, कहने का मतलब ये है कि इस प्रोग्राम से अगर हम एक सिर्फ ये शब्द लेकर हम उठें कि हमको एंटीबायोटिक बगैर डॉक्टर की सलाह के और बगैर जरूरत के नहीं लेनी है, तो शायद हमारा ये 1 घंटे का कार्यक्रम बहुत सफल हो जाएगा। और ज्यादातर अभी एक और नया आईसीयू में जो हम एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, तो उसमें हमको लगता है 4-5 दिन बाद प्लेटलेट्स फॉल हो जाती हैं, लेकिन ये सारे इफेक्ट जो है रिवर्सिबल होते हैं और ऐसा कोई ये इफेक्ट नहीं है जो इरिवर्सिबल हो। और बहुत छोटे बच्चों में हमको बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि उनकी काया बहुत नाजुक होती है। जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी, वली साहब मैं आपके पास आता हूं क्योंकि तमाम मेहमानों के पास मुझे जाना है। मैं यहाँ पर प्रतिष्ठा जी का रुख करना चाहूंगा। प्रतिष्ठा जी, हम बात लगातार मौसम की भी कर रहे हैं और मौसम में बदलाव का सीधा संबंध हमारे शरीर से भी होता है। हमारा शरीर भी उस बदलाव से रिएक्ट करता है और जो मौसमी बीमारियां होती हैं उससे हम जूझते हैं। आप योग के जरिए इस बदलते मौसम का, इस ट्रांजिशन का हम कैसे सामना कर सकते हैं? और आजकल तो मौसम लगातार ही बदल रहा है, हर दिन बदल रहा है। कभी धूप है, कभी छांव है, कभी बरसात है। बिल्कुल, जीवन भी ऐसा ही है, कभी धूप कभी छांव। सबसे पहले इस मौसम में क्या प्रतिदिन हमको विरेचन गति का अभ्यास करना चाहिए। विरेचन का अर्थ है रीते हो जाना, क्लिंजिंग। कहा गया सर्व रोग मलाश्रय, सारे रोगों की जड़ एक ही है, मल, शरीर के भीतर का या आपके आसपास का मल। तो इसमें हम अपने हाथों को 90 डिग्री के एंगल पर ले आते हैं, सांस भरते हुए हाथों को उठाना, सांस छोड़ते हुए वापस ले आना, यानी इस स्थिति में बैठे 100 एक्सलेशन। अपने साथ ज्यादती नहीं करनी। योग मजा है, सजा नहीं है, ये हम नियमित करें। साथ में हम नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास, यानी एक स्वर को बंद किया, दूसरे से पूरा गहरा सांस लेना, फिर दूसरे को बंद किया, पहले से सांस छोड़ देना। अब जिधर से छोड़ा उधर से फिर लेना, दूसरे से फिर सांस छोड़ देना। बहुत सरल है, इसको सुखपूर्वक प्राणायाम भी कहते हैं। इसका ये 2 क्रियाएं भी अगर हम प्रतिदिन कर लेते हैं, दोनों निरापद है, नो साइड इफेक्ट प्रैक्टिसेस हैं, हर व्यक्ति कर सकता है। और ये याद रखें, हम तो मोक्षायतन योग संस्थान वो पहला इंस्टीट्यूट था जिसने कोविड मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन प्रोटोकॉल दिया। हमने मिलियंस ऑफ लोगों को उस समय भी, देखिए हम इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते कि मेडिकल साइंस ने मिराकल्स किए हैं और उनके द्वारा जो लाभ व्यक्ति को तुरंत मिल सकता है वो अद्भुत है। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आपके शरीर को होलिस्टिक वे में आप जितना हील कर सकें वो बहुत महत्वपूर्ण है, जहां हम किसी भी चीज पे डिपेंडेंट ना रहें। एक सही लाइफस्टाइल, सही आहार, सही जीवन शैली, सही योगाभ्यास को अपना करके हमें एक होलिस्टिक हीलिंग की तरफ निश्चित रूप से बढ़ना चाहिए। मैं चलते चलते डॉक्टर स्वाति का यहां पर रुख करना चाहूंगा। एक लास्ट कमेंट डॉक्टर स्वाति आपसे, और वो कमेंट इस पर है कि जो बात हो रही है एंटीबायोटिक की, जो हमारी बैक्टीरिया जनित जो बीमारियां हैं जैसे कि टीबी है, उसको लेकर हम मुहिम चला रहे हैं। अगर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस डेवलप हो जाता है तो ऐसी मुहिमों के लिए ये कितना घातक है और उसमें हमें कितनी बड़ी चुनौती मिल सकती है? बिल्कुल, देखिए उसके लिए बहुत ज्यादा घातक है और हमारी समस्याएं और ज्यादा बढ़ सकती हैं। ऑलरेडी टीबी में अगर अब आप देखें तो बहुत ज्यादा मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स जो हैं वो डेवलप हो चुके हैं और इसीलिए हमारी टीबी की लड़ाई जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल भरी भी है और इसीलिए इतनी ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ रही है, क्योंकि जो वायरस, जो बैक्टीरिया है वो बहुत रेजिस्टेंट हो चुका है। और यही हमें समझना बहुत जरूरी है कि अगर हम ये सुपर बग्स बनने देंगे, अगर हम बैक्टीरिया को रेजिस्टेंट होने देंगे, तो आने वाले वक्त में हम बहुत तरह तरह के और ऐसे इन्फेक्शन देखेंगे जिनसे हम जूझ नहीं पाएंगे। और अभी भी अगर आप देखें तो जो हॉस्पिटल स्टे जो है वो बहुत लंबा हो जाता है, आईसीयू की जरूरत पड़ती है और तरह तरह के इन्फेक्शन से हमें जूझना पड़ता है, जो कि आम व्यक्ति के लिए भी चुनौती है और डॉक्टर के लिए भी चुनौती है। इसलिए प्रयास यही रहना चाहिए कि हम एंटीबायोटिक्स का कम से कम सेवन करें, निगरानी में सेवन करें और अपने मन से तो बिल्कुल ही एंटीबायोटिक्स का सेवन नहीं करें। और ये जानवरों में भी हमें, जो पशुपालन करते हैं उनको भी ध्यान रखने की जरूरत है और जो फसल उगा रहे हैं उस लेवल पे भी हमें इसको जरूर जो है इसका पालन करने की जरूरत है, क्योंकि सभी तरफ से हम ये सुपर बग्स बना रहे हैं। लेकिन जो हम अपने आप से कर सकते हैं, कम से कम एक परिवार के तौर पर अपने जो बच्चे हैं या अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं घर में, उनके लिए कम से कम हम ये स्टेप जरूर उठा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर स्वाति, डॉक्टर एमवली आपका, गीतिका जी आपका भी और प्रतिष्ठा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के कार्यक्रम का जो निचोड़ है वो यही है कि अंधाधुंध एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर एंटीबायोटिक बेअसर होने लगे तो ये जान लीजिए वो समय दूर नहीं जब छोटी छोटी बीमारियां, सर दर्द होगा, सर्दी जुकाम होगा, डायरिया होगा, ये भी आपके लिए बड़ी चुनौती बन सकती हैं। तो सावधान हो जाइए और डॉक्टर की सलाह पर ही दवाइयां लीजिए, सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए। कार्यक्रम में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात नए मुद्दे के साथ।